प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के अध्यापन का विषय है पादप कोशिका में बीटी जीन का समावेशन। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पादप कोशिका में बीटी जीन या किसी भी जीन का समावेशन कैसे होता है। तो एक अध्यापन की सुविधा के लिए एवं समय की बचत के लिए मैंने डायग्राम को ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पादप कोशिका में बीटी जीन अर्थात बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के जीन का समावेशन कैसे होता है। तो जहां तक पादप कोशिका में जीन के समावेशन का प्रश्न है, तो पादप कोशिका में किसी भी जीन के समावेशन के समय जिस प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग किया जाता है एक वेक्टर के रूप में, यानी पादप कोशिका में किसी भी जीन के समावेशन के लिए या समावेशन के समय जिस प्लाज्मिड डीएनए का वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे टीआई प्लाज्मिड कहा जाता है। यह टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया पौधों में क्राउन गाल नामक रोग उत्पन्न करता है। इस रोग में पौधे की जड़ों एवं तनों में ट्यूमर निकल आते हैं, ट्यूमर जैसी गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का बनना सुनिश्चित करता है कि पौधों में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। तो आइए इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बीटी जीन को प्राप्त करते हैं बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से और टीआई प्लाज्मिड को प्राप्त करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जैसा कि मैंने बताया कि पौधों में क्राउन गाल नामक रोग उत्पन्न करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि पौधे में इसका इन्फेक्शन हो चुका है। अब इस टीआई प्लाज्मिड को हमने एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त कर लिया। अब इस डीएनए का और इस डीएनए का जो बैसिलस thuringiensis डीएनए का है बीटी डीएनए, इसको क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम की मदद से, सेम एक ही तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है जिसकी मदद से इस टीआई प्लाज्मिड का भी हम स्टैगर्ड क्लीवेज प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ इस बीटी जीन का भी स्टैगर्ड क्लीवेज प्राप्त कर लेते हैं। अब जब इन दोनों डीएनए को संपर्क में लाया जाता है तो आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए तैयार हो जाता है, बन जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड का डीएनए है और ये वाला क्या है बैसिलस thuringiensis का डीएनए यानी बीटी जीन है। ये दोनों मिल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और लाइगेज एंजाइम की मदद से इनको सिल लिया, जिसे जो क्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइगेशन कहलाती है। यानी पहले जैसे ही इन दोनों जीनों को, चूंकि स्टैगर्ड क्लीवेज है, जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ये बीटी जीन और टीआई प्लाज्मिड ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इनको लाइगेज एंजाइम की मदद से सील दिया जाता है और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए प्राप्त हो जाता है जो कि दो तरह के डीएनए का मिश्रण होता है, यानी बीटी जीन और टीआई प्लाज्मिड का। अब इसको फिर से उसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और जैसे ही ये टीआई प्लाज्मिड जितनी बार रेप्लिकेट करता है उसी के साथ साथ ये बीटी जीन भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। इस तरह से बहुत सारे क्लोन तैयार हो जाते हैं इस बैक्टीरियम के अंदर। अब पौधे में इसके प्रवेश के लिए क्या किया जाता है, पादप कोशिका को इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया जाता है। अभी देखिए पादप कोशिका है, इसको हमने क्या किया, किसका अटैक करा दिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का। अब इस तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जब इस पर अटैक करता है पादप कोशिका पे, तो ये अपना जो प्लाज्मिड डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें बीटी जीन लगा हुआ है उसको इसके अंदर प्रवेश करा देता है और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंततः जाकर के इसके क्रोमोजोमल डीएनए में के साथ मिक्सअप कर लेता है, यानी जो इसका केंद्रक में इसका गुणसूत्र है, क्रोमोजोम प्लांट क्रोमोजोम है, उसके साथ जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है। कौन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें बीटी जीन, यानी जो बीटी जीन है इस इन्फेक्शन के माध्यम से इसके केंद्रक में प्रवेश कर जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रवेश करके इसके क्रोमोजोम के साथ जाकर के बाइंडिंग कर लेता है, यानी अपना सेटअप बना लेता है, यानी बाइंड कर लेता है और इस तरह से बीटी जीन का समावेश इसके अंदर हो जाता है।
और अब इसे इस पादप कोशिका से जो पौधा तैयार होता है तो क्या होता है, ट्रांसजेनिक पौधा होता है। और कैसा पौधा होता है, बीटी प्लांट होता है, जो कि कीड़े मकोड़ों और रोगों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, क्योंकि ये बीटी जीन क्राई नामक एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। क्राई एमआरएनए बनाता है और क्राई एमआरएनए क्या करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। और क्राई प्रोटीन क्या होता है, इन कीड़े मकोड़े या पेस्ट के लिए क्या होता है, जहर का काम करता है। यानी जो इसकी क्राई प्रोटीन बनती है, इसको खाने के बाद, इसकी पत्तियों फलों आदि को खाने के बाद ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्योंकि उनको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से जो बीटी क्रॉप्स होती हैं रोग प्रतिरोधी किस्में होती हैं, कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, और इनमें बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के जीन का समावेशन किया जाता है इसी विधि द्वारा, जैसा हमने ये करके दिखाया है। तो इस तरह से एक बीटी जीन जो कि बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है, अंततः पादप कोशिका में इसका समावेशन हो जाता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस जीन का पादप कोशिका में समावेशन हो गया है? तो जैसा कि हमने बताया कि इस जीन यानी इस डीएनए जो टीआई प्लाज्मिड है, इसका स्वभाव है कि ये जब पादप कोशिका में प्रवेश करता है तो इसमें ट्यूमर उत्पन्न करता है। यानी जड़ों में हुआ या पत्ती, जहां भी ये प्रवेश, जहां से प्रवेश करेगा क्या करेगा, ये ट्यूमर उत्पन्न करता है। तो ट्यूमर का उत्पन्न होना ये सुनिश्चित कर देता है इस बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड यानी जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसमें प्रवेश हो चुका है। तो इस तरह से इस ट्यूमर के थ्रू एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद सीधे क्रोमोसोम में पहुंच करके अपने आप को ये जीन क्या होता है, इसके जीन के साथ, इसके क्रोमोसोम के साथ स्थापित कर लेता है। और इस तरह से अभी पौधा जो इससे तैयार होता है वो क्या होता है, ट्रांसजेनिक पौधा। और कैसा पौधा होता है, बीटी पौधा होता है, इसमें जो कि कीड़े मकोड़े एवं रोगों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। तो ये था मेरा लेक्चर, इस इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी जीन इन प्लांट सेल, यानी किसी पादप कोशिका में बीटी जीन का समावेशन कैसे होता है उसको मैंने करके दिखाया। बीटी जीन के बारे में एक विस्तार से लेक्चर मैंने इसके पहले दिया है कि बीटी जीन प्राप्त कहाँ से होता है और पौधों में इसका क्या प्रभाव होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया है, आप उस लेक्चर को अवश्य देखें, इसको पहले समझें, और इसके बाद उस लेक्चर को मैंने बीटी जीन या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नाम से लेक्चर दिया है, जीएमओ करके, तो उसको अवश्य देखें, क्योंकि ये ट्रांसजेनिक पौधे भी क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे होते हैं, जीएमओ इनको कह सकते हैं। तो जितने भी ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, जो भी हो, क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जिनके जीन का मॉडिफिकेशन किया गया हो, यानी जिनके जीन के साथ किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त डीएनए का समावेशन होता है, उनको क्या कहा जाता है, जीएमओ कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म पौधा है तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे, और यदि वो ऑर्गेनिज्म एनिमल है तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे, और यदि उसमें बीटी जीन का समावेशन हुआ है पौधे में तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट या उसको बीटी प्लांट या बीटी, अगर क्रॉप है तो उसको बीटी क्रॉप्स कहेंगे। तो जो भी है इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट, बीटी प्लांट या जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर जो जीएमओ पे मैंने दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या बीटी प्लांट करके, इसी एक ही लेक्चर में सारी चीजें हैं, उसको आप अवश्य देखिए। इससे आपका पूरा जो है इसका इससे संबंधित जो फंडा है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस चैप्टर के बारे में। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।